28 और 29 सितंबर 2016 की दरमियानी रात घड़ी में करीब 12:30 बज रहे थे। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके के भिंबर और केल सेक्टर के घने जंगलों में विजिबिलिटी लगभग जीरो थी, लेकिन उस अंधेरे में भारतीय सेना की सबसे एलीट यूनिट 4 और 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस चुपचाप अपनी पोजीशंस ले रही थी। ये कोई रूटीन पेट्रोलिंग नहीं थी। कमांडोज के हेलमेट्स पर नाइट विजन डिवाइस थे और कंधों पर इजरायली टावोर राइफल्स और गैलिल स्नाइपर्स। ये एक कैलिब्रेटेड ऑपरेशन था जिसका मकसद था 10 दिन पहले उरी बेस कैंप पर हुए हमले का सटीक जवाब देना। वो लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC को पार कर दुश्मन की टेरिटरी में 3 किलोमीटर अंदर तक घुस चुके थे। टारगेट थे वो 7 टेरर लॉन्च पैड्स जहां आतंकवादी घुसपैठ की तैयारी में थे। दुश्मन बेखबर सो रहा था और भारतीय कमांडोज इतिहास की सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के लिए HR का इंतजार कर रहे थे। इस किस्से की जड़ें उस रात से ठीक 10 दिन पहले 18 सितंबर 2016 की सुबह बो दी गई थीं। जम्मू कश्मीर का उरी सेक्टर, जहां भारतीय सेना की 12वीं ब्रिगेड का हेडक्वार्टर था, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बेहद करीब एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। सुबह के 5:30 बज रहे थे और ये चेंज ऑफ गार्ड का वक्त था। ये वो समय होता है जब ड्यूटी पर तैनात सैनिक अपनी शिफ्ट बदल रहे होते हैं और सुरक्षा तंत्र अपने सबसे नाजुक दौर में होता है। ठीक इसी वक्त का फायदा उठाते हुए जैश ए मोहम्मद के 4 फिदायीन आतंकवादियों ने फेंसिंग को काटते हुए बेस के पिछले हिस्से से घुसपैठ की। आतंकवादियों के पास सिर्फ राइफल्स नहीं थीं, वे एक स्पेसिफिक प्लान के साथ आए थे। उन्होंने आते ही 17 ग्रेनेड्स फेंके, लेकिन ये कोई साधारण ग्रेनेड्स नहीं थे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने बाद में पुष्टि की कि उन्होंने इंसेंडियरी एम्यूनिशन यानी आग लगाने वाले गोला बारूद का इस्तेमाल किया था। उनका टारगेट सैनिकों के बैरक्स नहीं बल्कि टेम्पररी टेंट्स और फ्यूल डिपो था। धमाकों के साथ ही फ्यूल डिपो में आग लग गई। टेंट्स जिनमें डोगरा और बिहार रेजिमेंट के जवान सो रहे थे, वो कुछ सेकंड्स के अंदर आग के गोले में तब्दील हो गए। 19 भारतीय जवान शहीद हुए, जिनमें से अधिकतर की मौत जलने की वजह से हुई थी। मौके से बरामद GPS सेट्स और पश्तो भाषा में लिखे दस्तावेजों ने यह साफ कर दिया कि यह हमला पाकिस्तान से प्लान और कंट्रोल किया जा रहा था। इस कायराना हरकत से पूरा देश सदमे में था। मीडिया और पब्लिक सेंटिमेंट ऑल आउट वॉर की मांग कर रहा था, लेकिन दिल्ली के रायसीना हिल्स पर, जहां भारत की सत्ता का केंद्र है, उधर का माहौल शोर शराबे वाला नहीं बल्कि बेहद संजीदा और ठंडा था। साउथ ब्लॉक के वॉर रूम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग के बीच मैराथन मीटिंग्स का दौर शुरू हुआ। यहां एक ऐतिहासिक फैसला लिया जा रहा था और 2008 के मुंबई हमलों के बाद से भारत ने हमेशा स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट मतलब रणनीतिक संयम की नीति का पालन किया था। यानी पाकिस्तान के उकसावे के बावजूद भारत सीमा पार करके सैन्य कार्यवाही नहीं करता था ताकि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी बनी रहे। लेकिन उरी हमले ने इस डॉक्ट्रिन को हमेशा के लिए बदल दिया। NSA अजीत डोभाल ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान की ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स वाली रणनीति अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत ने अपनी डिफेंसिव अप्रोच को ऑफेंसिव डिफेंस में बदलने का निर्णय लिया। आर्मी को फ्री हैंड दिया गया, लेकिन शर्त यह थी कि ये एक कन्वेंशनल वॉर नहीं होगी बल्कि एक सटीक और गुप्त मिलिट्री ऑपरेशन होगा। उरी हमले के 48 घंटों के भीतर ही स्पेशल फोर्सेस की यूनिट्स को अलर्ट कर दिया गया। डिप्लोमेटिक स्तर पर भारत ने पाकिस्तान को अलग थलग करना शुरू किया और मिलिट्री स्तर पर एक ऐसे जवाब की रूपरेखा तैयार की गई जिसकी उम्मीद रावलपिंडी के जनरलों ने सपने में भी नहीं की थी। उरी हमले के बाद साउथ ब्लॉक में फैसला लिया जा चुका था कि इस कायराना हरकत का जवाब दिया जाएगा, लेकिन एक सफल सर्जिकल स्ट्राइक और एक सुसाइड मिशन के बीच का फर्क सिर्फ एक चीज होती है, एक्शनेबल इंटेलिजेंस। दुश्मन कहां है, कितने बजे सोता है और उसके आसपास की जमीन कैसी है, ये जानना गोलियां चलाने से ज्यादा जरूरी था। इसलिए सबसे पहले एक्टिवेट किया गया टेक्निकल इंटेलिजेंस ग्रिड को। इस मिशन की आंखें बनी इसरो की कार्टोसैट 2 सीरीज की सैटेलाइट। यह महज इत्तेफाक नहीं था कि हमले से कुछ महीने पहले ही भारत ने इन मिलिट्री ग्रेड उपग्रहों को लॉन्च किया था। अंतरिक्ष से कार्टोसैट 2C ने POK के एरिया ऑफ इंटरेस्ट को स्कैन करना शुरू किया। इन सैटेलाइट्स ने न सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें भेजी बल्कि उस पूरे इलाके की टेरेन मैपिंग भी की। जंगल कितना घना है, ढलान किस तरफ है और भागने के रास्ते यानी एग्जिट रूट्स कहां है, हर एक इंच का डिजिटल नक्शा तैयार किया गया। लेकिन सैटेलाइट्स छतों के नीचे नहीं देख सकती। यहीं पर रोल शुरू हुआ ह्यूमन इंटेलिजेंस का। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने अपने दशकों पुराने नेटवर्क को एक्टिवेट किया। POK के अंदर मौजूद डीप एसेट्स, जो वहां स्थानीय नागरिक, व्यापारी और यहां तक कि पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर काम करने वाले लोगों को स्पेसिफिक टास्क दिए गए। उनका काम था सैटेलाइट इमेजरी को ग्राउंड रियलिटी से मैच करना। उनकी ग्राउंड रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली थी। इंटेलिजेंस इनपुट ने कंफर्म किया कि पाकिस्तान ने जानबूझकर आतंकवादियों को लाइन ऑफ कंट्रोल के बेहद करीब शिफ्ट कर दिया था। ये लॉन्च पैड्स कोई परमानेंट मिलिट्री बेस नहीं थे बल्कि पाकिस्तानी आर्मी की पोस्ट्स की ठीक पीछे बनी अस्थायी जगह थी ताकि भारतीय सेना के आर्टिलरी फायर से बचा जा सके। तीसरा और सबसे क्रिटिकल लेयर था नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और मिलिट्री इंटेलिजेंस का समन्वय। NTRO ने सीमा पार हो रहे रेडियो कम्युनिकेशंस और मोबाइल सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करना शुरू किया। इसे सिग्नेचर इंटेलिजेंस कहा जाता है। आतंकवादियों की बातचीत और पाकिस्तानी रेंजर्स के बीच के कोड वर्ड्स को डिकोड किया गया। इससे यह पक्का हुआ कि लॉन्च पैड्स पर मूवमेंट बढ़ गई है और घुसपैठ की टाइमिंग सेट की जा रही है। इन तीनों लेयर्स, सैटेलाइट इमेजरी, ग्राउंड स्पाइस और सिग्नल इंटरसेप्ट्स को जब एक साथ रखा गया तो टारगेट फोल्डर्स तैयार हुए। मैप में भिंबर सेक्टर, केल,
तत्ता पानी और लीपा सेक्टर की लोकेशन पिन पॉइंट की गई। रिपोर्ट में कुल 7 लॉन्च पैड्स आइडेंटिफाई किए गए थे, जहां करीब 35 से 40 आतंकवादी अपने गाइड और हैंडलर्स के साथ मौजूद थे। वे भारत में घुसने के लिए मूनलेस नाइट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जिस अंधेरे का वो इंतजार कर रहे थे, उसी अंधेरे का इस्तेमाल करके भारतीय इंटेलिजेंस ने उनकी मौत का नक्शा तैयार कर लिया था। 28 सितंबर की दोपहर तक NSA अजीत डोभाल और DGMO के पास आतंकवादियों की संख्या, उनके हथियारों की डिटेल और लंच डिनर की टाइमिंग तक की सटीक जानकारी टेबल पर मौजूद थी। ग्रिड रेफरेंसेस लॉक कर दिए गए थे और अब बारी थी एग्जीक्यूशन की। 28 सितंबर की शाम नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में हलचल तेज थी। कोस्ट गार्ड कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर और NSA अजीत डोभाल के बीच एक संक्षिप्त लेकिन निर्णायक बैठक हुई। राजनैतिक नेतृत्व ने ग्रीन सिग्नल दे दिया था और अब गेंद मिलिट्री कमांडर्स के पाले में थी। ये मिशन डिनायल का नहीं, डिटरेंस का था। ऑपरेशन की जिम्मेदारी भारतीय सेना की नॉर्डर्न कमांड को सौंपी गई। इस काम के लिए सेना की सबसे घातक यूनिट्स 4 और 9 पैरा स्पेशल फोर्सेज को चुना गया। 4 पैरा SF के कमांडोज को उरी सेक्टर में जवाबी कार्रवाई के लिए और 9 पैरा SF के कमांडोज को पुंछ और राजौरी सेक्टर में ऑपरेशन के लिए जिम्मेदारी दी गई। करीब 150 एलीट कमांडोज को अलग अलग असॉल्ट टीम्स में बांटा गया और हर एक टीम के पास एक स्पेसिफिक टारगेट था। सूरज ढलते ही ध्रुव हेलीकॉप्टर्स ने इन टीमों को LOC के पास के फॉरवर्ड ठिकानों पर टैक्टिकल इंसर्शंस के जरिए ड्रॉप किया। रडार डिटेक्शन से बचने के लिए ये उड़ानें बेहद नीची और लाइट ऑफ करके भरी गईं, लेकिन यहां से आगे का सफर मशीनों से नहीं बल्कि पैदल तय करना था। चुनौती सिर्फ पाकिस्तानी सेना की गोलियां नहीं थी, बल्कि उनकी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स भी थे। पाकिस्तानी पोस्ट्स पर ट्रेंड कुत्ते तैनात थे जो हवा में हल्की सी गंध भी पहचान सकते थे। इस खतरे को न्यूट्रलाइज करने के लिए कमांडोज ने फील्ड क्राफ्ट की एक पुरानी लेकिन बेहद कारगर तकनीक अपनाई। उन्होंने अपनी वर्दियों और जूतों पर तेंदुए का पेशाब और तीखी गंध वाले हर्ब्स छिड़के, क्योंकि तेंदुए की गंध से अक्सर कुत्ते डरते हैं और पास नहीं आते। इससे वो उन्हें चकमा देने में सफल रहे। हथियारों का चयन क्लोज क्वार्टर बैटल को ध्यान में रखकर किया गया था। इजरायली टैबोर TAR-21 राइफल्स, गलील स्नाइपर गन्स, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड्स यानी RPG और हेवी एक्सप्लोजिव्स का लोड हर कमांडो की पीठ पर था। लाइन ऑफ कंट्रोल पार करने से ठीक पहले एक भावुक लेकिन जरूरी प्रोटोकॉल पूरा किया गया। हर कमांडो ने अपनी जेब से कागज का टुकड़ा निकाला और अपने परिवार के लिए आखिरी खत लिखा। इन खतों को उन्होंने अपने बेस कमांडर के पास जमा करवाया, इस निर्देश के साथ कि अगर वे सुबह सूरज उगने तक वापस न लौटें तभी ये खत उनके घर भेजे जाएं। घड़ी की सुइयां 12 के करीब पहुंच रही थीं और रेडियो साइलेंस लागू हो चुका था। कमांडोज अब नो रिटर्न पॉइंट पर पहुंच चुके थे। घड़ी में 12:30 बज चुके थे और ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था। कमांडोज LOC को पार कर उस जगह पहुंचे जो दुनिया के सबसे खतरनाक माइनफील्ड इलाकों में से एक है। एक गलत कदम और पूरा मिशन एक्सपोज हो जाता। इसीलिए कमांडोज ने घोस्ट वॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया। उनकी आंखों पर लगे नाइट विजन गॉगल्स अंधेरे को दिन की तरह साफ दिखा रहे थे। पाकिस्तानी सेना की फॉरवर्ड पोस्ट्स उनके रास्ते में थीं, लेकिन सैटेलाइट मैपिंग की मदद से उन्होंने उन ब्लाइंड स्पॉट्स को चुना जहां दुश्मन की नजर नहीं जा सकती थी। लगभग 3 किलोमीटर का ये सफर, जिसे तय करने में आमतौर पर 40 मिनट लगते, उसे रेंगते हुए पूरा करने में 4 घंटे लग गए। सुबह के 4 बज रहे थे और टारगेट अब विजुअल रेंज में था। भिंबर, केल, तत्तापानी और लीपा सेक्टर सभी लोकेशंस पर टीमें अपनी लाइंग अप पोजीशन ले चुकी थीं। लॉन्च पैड्स उनसे 200 मीटर दूर थे। पाकिस्तानी सिपाही उबासी ले रहे थे और बाकी आतंकवादी गहरी नींद में थे। तभी रेडियो पर कोड फ्लैश हुआ और वहां छाया सन्नाटा एक भीषण धमाके से टूट गया। असॉल्ट टीम ने सबसे पहले कार्ल गुस्ताफ रॉकेट लॉन्चर्स और थर्मोबैरिक शेल्स फायर किए। ये खास गोले थे जो ऑक्सीजन सोख लेते हैं और जबरदस्त गर्मी पैदा करते हैं। पहला ही वार इतना सटीक था कि लॉन्च पैड्स के अस्थायी बंकर्स आग के गोलों में बदल गए। अंदर सो रहे आतंकवादियों को हथियार उठाने का मौका तो दूर, ये समझने का वक्त भी नहीं मिला कि उन पर हमला किसने किया है। इसके तुरंत बाद सप्रेसिंग फायर शुरू हुई। कमांडोज ने मल्टी मोड ग्रेनेड्स की बौछार कर दी और चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जो आतंकवादी धमाकों से बचकर भागने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए दूसरी टीम तैयार थी। पेड़ों और झाड़ियों में छिपे भारतीय स्नाइपर्स ने अपनी गलील राइफल से भागते हुए टारगेट्स को पिक एंड ड्रॉप करना शुरू किया। इसे मिलिट्री भाषा में किल जोन बनाना कहते हैं। पाकिस्तानी सेना की पोस्ट्स ने जवाबी फायरिंग शुरू की, लेकिन वे अंधेरे में तीर चला रहे थे। उन्हें पता ही नहीं था कि हमलावर कहां छिपे हैं। भारतीय कमांडोज ने भारी मशीन गन फायर का इस्तेमाल किया ताकि पाकिस्तानी रीइंफोर्समेंट को रोका जा सके। ये ऑपरेशन करीब 4 घंटे तक चला, जो कि लड़ाई नहीं बल्कि एक टैक्टिकल मैसेकर था। रेडियो इंटरसेप्ट और बाद के असेसमेंट ने पुष्टि की कि 7 लॉन्च पैड्स पूरी तरह तबाह हो चुके थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 38 से 50 के बीच आतंकवादी और पाकिस्तानी रेगुलर्स मारे गए थे। मिशन का पहला चरण पूरा हो चुका था और अब बारी थी सबसे खतरनाक हिस्से की। स्पेशल फोर्सेस के डॉक्ट्रिन में एक कहावत है, इनफिल्ट्रेशन इज टफ बट एक्सफिल्ट्रेशन इज डेडली। हमला करने के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी जिंदा वापस लौटना। अब एलिमेंट ऑफ सरप्राइज खत्म हो चुका था।
धमाकों की गूंज ने पाकिस्तानी सेना को नींद से जगा दिया था और उनके कम्युनिकेशन लाइंस पर हाई अलर्ट के मैसेजेस फ्लैश हो रहे थे। दुश्मन को पता था कि हमलावर आसपास ही हैं, इसलिए उन्होंने अंधाधुंध मोटार शेलिंग और हेवी मशीन गन फायरिंग शुरू कर दी। कमांडोज के लिए यह सबसे नाजुक वक्त था। उन्होंने वापस लौटने के लिए उसी रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया जिससे वे अंदर घुसे थे, ताकि एम्बुश से बचा जा सके। उन्होंने पहले से मार्क किए गए ऑल्टरनेट रूट्स को चुना। भारतीय कमांडोज ने अपनी जंगल वॉरफेयर ट्रेनिंग का पूरा इस्तेमाल किया। वे पेड़ों की आड़ लेकर और जमीन से सटकर आगे बढ़े। एलओसी के भारतीय हिस्से पर मौजूद आर्टिलरी यूनिट्स ने कवर फायर देना शुरू किया। इसका मकसद पाकिस्तानी चौकियों का ध्यान भटकाना था, ताकि कमांडोज को एक्सट्रैक्शन जोन तक पहुंचने का समय मिल सके। सुबह की धुंध ने भी एक नेचुरल स्मोक स्क्रीन का काम किया। सूरज की पहली किरण निकलने से ठीक पहले आखिरी कमांडो ने सुरक्षित भारतीय सीमा में कदम रखा। एक लैंडमाइन की वजह से हुई मामूली चोट को छोड़कर पूरी टीम सुरक्षित थे। यह मिशन 0 कैजुअलिटीज के साथ पूरा हुआ था, लेकिन असली धमाका होना अभी बाकी था। 29 सितंबर की दोपहर 12:30 बजे नई दिल्ली में साउथ ब्लॉक के मीडिया रूम में एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप के साथ डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह पोडियम पर आए। जनरल सिंह ने दुनिया के सामने वो बयान दिया जिसने भारत की रक्षा नीति को हमेशा के लिए बदल दिया। बेस्ड ऑन वेरी स्पेसिफिक एंड क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन, द इंडियन आर्मी कंडक्टेड सर्जिकल स्ट्राइक्स लास्ट नाइट एट लॉन्च पैड्स अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल। ये पहली बार था जब भारत ने सार्वजनिक रूप से सीमा पार जाकर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी ली थी। इस सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान पूरी तरह सन्न रह गया। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ने इसे सिर्फ क्रॉस बॉर्डर फायरिंग बताकर खारिज करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। भारत ने स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट की लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया था। 29 सितंबर 2016 भारतीय रक्षा नीति के इतिहास में एक वाटरशेड मोमेंट साबित हुआ। दुनिया ने पहली बार भारत के एक नए मिलिट्री डॉक्ट्रिन को देखा, जिसे ऑफेंसिव डिफेंस कहा जाता है। इसने पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन में अनसर्टेनिटी पैदा कर दी कि अब एलओसी आतंकवाद के लिए कोई सुरक्षा कवच नहीं है। भारत ने अपनी थ्रेशहोल्ड ऑफ टॉलरेंस को रीडिफाइन कर दिया था और अब ये न्यू नॉर्मल बन गया, जहां शांति की उम्मीद तो रखी जाएगी, लेकिन अगर उकसाया गया तो जवाब सीमा के इस पार नहीं उस पार दिया जाएगा। और ये बनी भारत की पहली ऑफिशियल सर्जिकल स्ट्राइक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।